दोपहर का वक्त था और सूरज आग उगल रहा था। हवा में तपिश थी जो चमड़ी को झुलसा देने के लिए काफी थी। दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान का विस्तार था, जहां रेत के ऊंचे नीचे टीले मानो किसी विशालकाय जीव के शरीर की तरह फैले हुए थे। इन टीलों के बीच 3 यात्री अरुण, विक्रांत और रुद्र धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। उनकी पोशाकें धूल से सनी हुई थीं, चेहरे पर थकान की लकीरें थीं और होंठ सूख कर फट चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक अभी भी बाकी थी। अरुण, जो बचपन से ही खेतों में मेहनत करता आया था, सबसे आगे चल रहा था। उसके मजबूत कदम हर रेत के टीले को सहजता से पार कर रहे थे। विक्रांत, जो व्यापारिक दुनिया में खूब घूम चुका था, अपनी सूझबूझ से रास्ते का अनुमान लगा रहा था, जबकि रुद्र, जो कभी रईसी के माहौल में पला बढ़ा था, सबसे ज्यादा मुश्किल में था। उसे इस तरह की परिस्थितियों का कोई अनुभव नहीं था और उसका शरीर अब थकावट से जवाब देने लगा था। तभी दूर कहीं रेत के टीलों के बीच एक काली परछाई दिखी। पहले तो उन्हें लगा कि यह उनका कोई भ्रम है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो एक इंसान का शरीर दिखा जो धूप में तप रहा था। देखो, वहां कोई पड़ा हुआ है। अरुण ने सबसे पहले देखा और इशारा किया। कोई जिंदा होगा या? रुद्र ने शंका व्यक्त की। हमें जाकर देखना चाहिए, यह रेगिस्तान है, यहाँ कोई भी ज्यादा देर अकेला नहीं बच सकता, विक्रांत ने कहा। तीनों तेजी से उस व्यक्ति की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, वैसे वैसे उनकी आंखें चौड़ी होती गईं। वह व्यक्ति एक पतले दुबले शरीर का इंसान था, जिसकी हालत बेहद खराब थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, चेहरा धूल से सना हुआ था और कपड़े फटे हुए थे। अरुण ने झटपट अपनी पानी की मशक खोली और उस व्यक्ति के होठों पर कुछ बूंदें टपकाई। पानी के स्पर्श से वह हल्का सा हिला। उसकी आंखों की पलकें कांपी और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। कौन? तुम लोग कौन हो? वह व्यक्ति बहुत धीमी आवाज में बोला। हम यात्री हैं, लेकिन अभी तुम्हारी हालत ज्यादा खराब है। पहले तुम थोड़ा पानी पियो, अरुण ने कहा और धीरे धीरे पानी पिलाने लगा। उस व्यक्ति ने जल्दी जल्दी पानी पिया, मानो कई दिनों से प्यासा था। कुछ देर बाद जब उसकी सांसें थोड़ी स्थिर हुई, तब उसने अपने चारों ओर देखा। तुम कौन हो और यहाँ इस रेगिस्तान में इस हालत में कैसे पहुंचे? विक्रांत ने पूछा। उस व्यक्ति ने लंबी सांस ली और कहा, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं एक राजा था, लेकिन अब नहीं हूं। तीनों यात्री एकदम से चौंक गए। राजा? इस हाल में? राजा? रुद्र ने संदेह से कहा। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? अगर मैं मजाक कर रहा होता तो क्या इस हालत में यहां पड़ा रहता? सिद्धार्थ ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। अरुण, जो आमतौर पर बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता था, बोला, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सिद्धार्थ की आंखों में अतीत के दुख झलकने लगे। उसने धीरे से कहा, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन फिलहाल इतना जान लो कि मेरे अपने ही भाई ने मुझे धोखा दिया। वह हमेशा से गद्दी के पीछे पड़ा था, लेकिन जब मैंने उसे सत्ता देने से मना कर दिया तो उसने विद्रोह कर दिया। मेरे अपने ही महल में मुझे मारने की साजिश रची गई। मेरे सैनिकों को धोखे से मार दिया गया। मेरे वफादार सेवकों को मौत के घाट उतार दिया गया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहां आ पहुंचा। तीनों यात्री एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन अभी वक्त सिद्धार्थ की परीक्षा लेने का नहीं था। अरुण ने सिद्धार्थ को सहारा दिया और कहा, तुम्हें अभी आराम करने की जरूरत है। चलो किसी छायादार जगह की तलाश करते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा सूखा पेड़ मिला, जिसके नीचे थोड़ी सी छाया थी। वहां जाकर चारों बैठ गए। तो अब क्या सोचा है? विक्रांत ने पूछा। सोचना क्या, हमें इस शहर तक पहुंचना होगा जो इस रेगिस्तान के पार है, रुद्र ने कहा। लेकिन हम वहां जाकर करेंगे क्या? सिद्धार्थ ने कमजोर आवाज में पूछा। हम सबका मकसद अलग है, लेकिन एक बात तो तय है, हमें जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा, अरुण ने गंभीरता से कहा। और मैं अपने राज्य को वापस पाने के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन उसके लिए मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा, सिद्धार्थ ने दृढ़ता से कहा। रात धीरे धीरे दस्तक देने लगी थी। रेगिस्तान की तपिश अब ठंडी हवाओं में बदलने लगी थी। चारों एक दूसरे को देख रहे थे और उन्हें महसूस हो रहा था
कि शायद उनकी यह मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं थी। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में चार अजनबी एक नई यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें उनकी असली मंजिल तक पहुंचाने वाली थी। रात की स्याही धीरे धीरे रेगिस्तान पर फैल रही थी। दूर आसमान में चमकते तारे अब साफ दिखने लगे थे, जैसे किसी ने रेत के इस विशाल समंदर में हीरे बिखेर दिए हों। ठंडी हवाएं अब लहराने लगी थीं, जो कुछ घंटे पहले तक जलते हुए अंगारों की तरह महसूस हो रही थी। चारों यात्री एक बड़े सूखे पेड़ के नीचे बैठे थे। सिद्धार्थ की हालत अब पहले से बेहतर थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी बेहद कमजोर था। उसके चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक तेज था, एक ऐसी चमक जो बताती थी कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। अरुण, जो बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करता आया था, अब मिट्टी से भरा अपना थैला खोल रहा था। उसमें कुछ सूखे फल और बचा खुचा रोटी का टुकड़ा था। उसने वह सब बाहर निकाला और साथियों की ओर बढ़ाया। ये लो, थोड़ा खा लो, सुबह होने से पहले हमें ताकत जुटानी होगी, उसने कहा। रुद्र ने सूखे फल उठाते हुए कहा, हमारे पास बहुत कम भोजन बचा है। हमें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह पहुंचना होगा, जहां खाना और पानी मिल सके। लेकिन हम जा कहां रहे हैं? विक्रांत ने सवाल किया। इस दिशा में चलते रहेंगे जब तक कोई गांव या शहर नहीं दिखता, अरुण ने कहा। अगर हम इस रेगिस्तान से बाहर निकल पाए तो, सिद्धार्थ ने धीमे स्वर में कहा। सभी चुप हो गए। यह सच था कि वे किसी अनजान राह पर थे। रास्ता न तो जाना पहचाना था और न ही कोई मार्गदर्शक था। चारों अपने भाग्य के सहारे थे, लेकिन हार मानना कोई विकल्प नहीं था। रात के सन्नाटे में चारों धीरे धीरे नींद की आगोश में चले गए। हवा अब ठंडी हो चुकी थी और रेत पर सोना उतना कष्टदायक नहीं लग रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अरुण की नींद खुल गई। उसकी आदत थी कि वह हमेशा सूरज उगने से पहले उठ जाता था, जैसे उसके शरीर की घड़ी इसी नियम पर चलती हो। उसने धीरे धीरे अपने साथियों को जगाया। उठो, हमें जल्दी निकलना होगा, उसने धीरे से कहा। विक्रांत और रुद्र ने आंखें मली और धीरे धीरे उठे। सिद्धार्थ ने भी खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमजोरी उसे नीचे ही गिरा रही थी। अरुण ने तुरंत उसे सहारा दिया और कहा, तुम धीरे धीरे चलो, हम तुम्हारा साथ देंगे। चारों फिर से अपने अनजान सफर पर निकल पड़े। आज हवा में हल्की ठंडक थी, जिससे चलना थोड़ा आसान हो गया था, लेकिन भूख और प्यास उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। रेगिस्तान का अंत और जंगल की शुरुआत लगभग 3 घंटे तक लगातार चलने के बाद उन्होंने देखा कि आगे का दृश्य बदल रहा था। दूर दूर तक फैला रेगिस्तान अब खत्म होने लगा था और उसकी जगह छोटे छोटे पौधों और झाड़ियों ने ले ली थी। देखो, यहाँ हरियाली है, रुद्र ने खुशी से कहा। हाँ, और जहाँ हरियाली होती है वहाँ पानी भी होता है, विक्रांत ने जवाब दिया। चारों के चेहरे पर राहत के भाव थे। उन्हें यकीन हो गया था कि वे सही दिशा में जा रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वैसे वैसे पौधे और घने होते गए। अब वे एक घने जंगल के किनारे पहुंच चुके थे। जंगल के अंदर से तरह तरह की आवाजें आ रही थीं। पंछियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और कहीं कहीं से अजीब अजीब आवाजें जो शायद किसी जंगली जानवर की थीं। हमें सतर्क रहना होगा, विक्रांत ने धीरे से कहा। अरुण ने इधर उधर देखा और कहा, लेकिन हमें जंगल में घुसना ही होगा, शायद यहाँ हमें पानी मिल जाए। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। जंगल की अनहोनी घटनाएं। जैसे ही वे जंगल में घुसे, चारों को महसूस हुआ कि यहाँ हवा थोड़ी ठंडी थी। बड़े बड़े पेड़ों ने सूरज की रोशनी को रोक रखा था, जिससे जंगल के अंदर हल्का अंधेरा सा था। यह जगह तो रेगिस्तान से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही है, रुद्र ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन यहाँ पानी मिलने की संभावना भी अधिक है, अरुण ने जवाब दिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने एक छोटी सी जलधारा देखी जो जंगल के बीच से बह रही थी। पानी साफ था और उसकी आवाज सुनकर सभी को राहत महसूस हुई। पानी, विक्रांत ने खुशी से कहा और दौड़कर पानी के पास पहुंच गया। चारों ने पहले अपनी प्यास बुझाई, फिर अपने चेहरे धोए और कुछ देर वहीं बैठकर सुस्ताने लगे। लेकिन तभी पास की झाड़ियों से सरसराने की आवाज आई। अरुण ने तुरंत सतर्क होकर कहा,
कोई हमारी ओर आ रहा है। सभी ने चारों तरफ देखा लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक झाड़ियों से एक जंगली जानवर निकला, एक बड़ा सा काले रंग का भेड़िया। उसकी आंखें चमक रही थी और वह सीधा चारों की ओर देख रहा था। सिद्धार्थ, जो पहले से कमजोर था, सहम गया। हमें धीरे धीरे पीछे हटना होगा, विक्रांत ने धीरे से कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने हल्की सी हरकत की, भेड़िया घुर्राया और अपने तेज दांत दिखाने लगा। अरुण ने तुरंत जमीन से एक मोटी डाली उठाई और कहा, हमें इससे मुकाबला करना होगा। विक्रांत ने भी पास पड़ी एक लकड़ी उठा ली, जबकि रुद्र और सिद्धार्थ थोड़ा पीछे हट गए। भेड़िया धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक भूख थी। अरुण ने हिम्मत जुटाई और जोर से डाली को जमीन पर पटका, जिससे एक तेज आवाज हुई। भेड़िया कुछ क्षण के लिए रुका, लेकिन फिर उसने हमला कर दिया। अरुण ने पूरी ताकत से उसकी ओर अपनी डाली फेंकी, जो सीधे उसके सिर पर लगी। भेड़िया जोर से चिल्लाया और पीछे हट गया। इसी बीच विक्रांत ने भी अपने पास की डाली को उठाया और जोर से हवा में लहराया, जिससे भेड़िया और डर गया। कुछ क्षण के लिए भेड़िया रुका, फिर धीरे धीरे उसने पीछे हटना शुरू कर दिया। शायद उसे समझ आ गया था कि ये यात्री उसे हल्के में लेने वाले नहीं हैं। कुछ देर बाद भेड़िया पूरी तरह से जंगल में गायब हो गया। सभी ने राहत की सांस ली। यह बहुत करीब था, रुद्र ने घबराई आवाज में कहा। हाँ, लेकिन अब हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा। यह जंगल हमें ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रखेगा, अरुण ने कहा। चारों एक बार फिर उठे और अपने सफर पर आगे बढ़ गए। जंगल की घनी छांव में चारों यात्री आगे बढ़ रहे थे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आपस में इतनी उलझी हुई थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे तक पहुंच रही थी। जंगल के अंदर ठंडक थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी घुटन भी महसूस हो रही थी। चारों को एहसास हो रहा था कि वे अब एक नए और अनजान इलाके में प्रवेश कर चुके हैं। जंगल के अंदर की हवा में नमी थी और मिट्टी से सौंधी खुशबू आ रही थी। जगह जगह से पंछियों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन साथ ही कहीं दूर से कुछ अजीब सी गुर्राने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। हमें जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना होगा, विक्रांत ने चिंतित स्वर में कहा। हाँ, लेकिन किस दिशा में जाएं? ये जंगल तो हर तरफ से एक जैसा ही दिख रहा है, रुद्र ने इधर उधर देखते हुए कहा। अरुण, जो बचपन से गांव में रहा था और जंगलों के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, ध्यान से इधर उधर देखने लगा। उसने पेड़ों के तनों को छुआ, पत्तियों को देखा और जमीन की मिट्टी को हाथ में लेकर सूंघा। अगर हम पानी की दिशा में चले तो हमें कोई बस्ती मिल सकती है, अरुण ने कहा। लेकिन पानी की दिशा का पता कैसे लगेगा? सिद्धार्थ ने धीरे से पूछा, क्योंकि वह अभी भी कमजोर था और ज्यादा चलने की हालत में नहीं था। अरुण ने इशारा किया, यहां देखो, इन पेड़ों की जड़ों को देखो, ये जिस दिशा में झुकी हुई हैं, वही दिशा पानी की होगी। विक्रांत और रुद्र ने ध्यान से देखा और पाया कि सचमुच पेड़ों की जड़ें एक खास दिशा में झुकी हुई थीं। ठीक है, तो हम उस दिशा में चलते हैं, विक्रांत ने कहा और चारों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी ऐसा लगता मानो कोई उनके पीछे चल रहा हो, तो कभी ऐसा लगता कि कोई उन पर नजर रख रहा हो। मुझे यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, रुद्र ने धीमी आवाज में कहा। हमें बस सावधान रहना होगा, अरुण ने जवाब दिया। जंगल का रास्ता अब और भी घना और उलझा हुआ हो गया था। जगह जगह बेलें लटकी हुई थीं, जो रास्ते को और भी मुश्किल बना रही थीं। कहीं कहीं जहरीले कीड़े मकोड़े घूम रहे थे, जो अगर शरीर से चिपक जाए तो गंभीर खतरा पैदा कर सकते थे। चलते चलते लगभग 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई इंसानी बस्ती नहीं मिली थी। लेकिन तभी अचानक रुद्र की नजर दूर एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। देखो, वहां कुछ रोशनी दिख रही है, उसने उत्साह से कहा। सभी ने ध्यान से देखा। हाँ, वहां वाकई कुछ रोशनी थी, जो पेड़ों के बीच से झिलमिला रही थी। शायद कोई गांव हो, सिद्धार्थ ने उम्मीद से कहा। चलो वहां चलते हैं, अरुण ने कहा। चारों रोशनी की दिशा में तेजी से बढ़े। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ
कि यह कोई गांव नहीं था, बल्कि एक छोटी सी झोपड़ी थी जो जंगल के बीचों बीच बनी हुई थी। झोपड़ी बहुत पुरानी लग रही थी। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और छत के ऊपर सूखी लकड़ियां रखी हुई थी। झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था जो आग जलाकर कुछ पका रहा था। बुजुर्ग ने जैसे ही चारों को आते देखा, उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और मुस्कुराया। आओ यात्रियों, बहुत दूर से आए लगते हो, उसने भारी आवाज में कहा। चारों थोड़े आशंकित थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। हम जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, अरुण ने विनम्र स्वर में कहा। बुजुर्ग ने ध्यान से चारों की हालत को देखा। उनके धूल से सने चेहरे, फटे हुए कपड़े और थकान से भरे शरीर को देखकर वह समझ गया कि ये यात्री काफी मुश्किल सफर तय करके आए हैं। अगर तुम जंगल से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें इस जगह की परीक्षा देनी होगी, बुजुर्ग ने रहस्यमयी स्वर में कहा। परीक्षा? विक्रांत ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, बुजुर्ग ने सिर हिलाया। यह जंगल किसी को आसानी से बाहर जाने नहीं देता, लेकिन अगर तुम में मेहनत, बुद्धिमत्ता और आकर्षण की शक्ति है तो तुम्हें सही रास्ता मिल सकता है। चारों एक दूसरे को देखने लगे। यह बात अजीब तो थी, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, सिद्धार्थ ने कहा। बुजुर्ग मुस्कुराया और उसने अपनी झोपड़ी के अंदर से 3 अलग अलग चीजें निकाली। एक फावड़ा, एक पहेली की किताब और एक दर्पण। इन तीनों में से हर एक चीज किसी न किसी चीज का प्रतीक है, बुजुर्ग ने कहा। फावड़ा मेहनत का प्रतीक था, पहेली की किताब बुद्धिमत्ता का प्रतीक थी, दर्पण आकर्षण और सुंदरता का प्रतीक था। तुम चारों को इनमें से कोई भी एक चीज लेकर उसका सही उपयोग करके यह साबित करना होगा कि तुम इस जंगल से बाहर जाने के योग्य हो, बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा। अरुण ने बिना सोचे समझे फावड़ा उठा लिया। वह जानता था कि मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। विक्रांत ने पहेली की किताब उठा ली क्योंकि उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। रुद्र ने दर्पण उठाया क्योंकि उसे लगता था कि आकर्षण और बातचीत की कला से कुछ भी पाया जा सकता है। अब बचा सिद्धार्थ, लेकिन वह असमंजस में था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि बाकी तीनों चीजें पहले ही ले ली गई थी। बुजुर्ग ने उसकी उलझन देखी और कहा, तुम किसी भी चीज का चयन मत करो, तुम्हारी परीक्षा अलग होगी। चारों अचरज में पड़ गए। अब मैं तुम तीनों को अलग अलग कार्य दूंगा, बुजुर्ग ने कहा। अरुण, तुम्हें इस जंगल के अंदर जाकर लकड़ियां काटनी होंगी और यह साबित करना होगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। विक्रांत, तुम्हें इस पहेली की किताब से एक कठिन पहेली हल करनी होगी जिससे यह सिद्ध हो सके कि बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ा धन है। रुद्र, तुम्हें अपने आकर्षण और मीठी बोली से किसी को यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। और सिद्धार्थ, तुम्हारी परीक्षा यह होगी कि तुम धैर्य से सब कुछ देखो और समझो, क्योंकि एक अच्छा शासक बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सही निर्णय लेने की क्षमता। चारों ने अपनी अपनी परीक्षा के लिए खुद को तैयार किया। बुजुर्ग की आंखों में गहरा रहस्य था। वह चारों को ध्यान से देख रहा था, जैसे उनके व्यक्तित्व को परख रहा हो। चारों यात्री अरुण, विक्रांत, रुद्र और सिद्धार्थ अपनी अपनी परीक्षा के लिए तैयार थे, लेकिन उनके मन में कई सवाल थे। जंगल अब पहले से भी अधिक सघन लगने लगा था। रात की ठंडी हवाएं पेड़ों की टहनियों से टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी, मानो जंगल खुद भी देख रहा हो कि कौन इस परीक्षा को पास करेगा और कौन असफल होगा। बुजुर्ग ने सबसे पहले अरुण की ओर देखा। तुम मेहनत पर विश्वास रखते हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षा सबसे कठिन होगी, उसने गहरी आवाज में कहा। अरुण ने फावड़ा कसकर पकड़ लिया और गंभीरता से पूछा, मुझे क्या करना होगा? बुजुर्ग ने झोपड़ी के पीछे की ओर इशारा किया, जहां घना जंगल फैला हुआ था। तुम्हें वहां जाना होगा और सूखी लकड़ियां काटकर लानी होंगी, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें केवल उन लकड़ियों को चुनना है जो पहले से गिरी हुई हो। अगर तुमने किसी हरे पेड़ को नुकसान पहुंचाया तो जंगल तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। अरुण ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। अब बुजुर्ग ने विक्रांत की ओर देखा। तुम बुद्धिमान हो,
इसलिए तुम्हारी परीक्षा दिमाग की परीक्षा होगी। बुजुर्ग ने पहेली की किताब विक्रांत की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें इस किताब में से सबसे कठिन पहेली का उत्तर खोजना होगा। अगर तुम सफल हुए तो जंगल तुम्हें अपना मार्ग दिखा देगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में भटक जाओगे। विक्रांत ने किताब को खोला और ध्यान से पढ़ने लगा। अब बारी थी रुद्र की। बुजुर्ग ने उसके हाथ में दर्पण थमाया और कहा, तुम सुंदरता और आकर्षण पर भरोसा करते हो, तो तुम्हारी परीक्षा यह होगी कि तुम जंगल के अंदर किसी अजनबी को यह विश्वास दिलाओ कि तुम कोई बहुत बड़ा शासक हो। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें जंगल का रहस्य मिलेगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम अपनी असली पहचान तक खो बैठोगे। रुद्र ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और जंगल की ओर बढ़ गया। अब सिर्फ सिद्धार्थ बचा था। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुम्हारी परीक्षा बाकी सबसे कठिन होगी, क्योंकि तुम राजा रहे हो। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, यहाँ बैठकर इंतजार करना और धैर्य रखना। अगर तुम धैर्य खो बैठे तो तुम अपनी असली ताकत को कभी नहीं पहचान पाओगे। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और झोपड़ी के बाहर बैठ गया। अब परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अरुण की परीक्षा। जंगल का सम्मान अरुण झोपड़ी के पीछे फैले घने जंगल में धीरे धीरे बढ़ रहा था। हाथ में फावड़ा था, लेकिन उसने बुजुर्ग की बात को ध्यान में रखते हुए किसी भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाने का निश्चय किया था। जंगल के अंदर हर तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी जड़ें जमीन से बाहर तक निकली हुई थीं। ऊंची ऊंची शाखाएं हवा में झूम रही थीं और कभी कभी उन पर बैठे पक्षी तेज आवाज में चीख रहे थे, मानो अरुण को चेतावनी दे रहे हों। वह ध्यान से जमीन की ओर देखने लगा, जहां सूखी लकड़ियां पड़ी थीं। उसने धीरे धीरे उन्हें उठाना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसने काफी लकड़ियां इकट्ठी कर ली, लेकिन तभी उसकी नजर एक बहुत बड़ी और मजबूत लकड़ी पर पड़ी, जो एक छोटे पेड़ की जड़ से जुड़ी हुई थी। अगर मैं इसे काट लूं तो मेरा काम जल्दी पूरा हो जाएगा, उसने सोचा। उसने फावड़ा उठाया और जैसे ही लकड़ी पर वार करने वाला था, अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। सामने की झाड़ियों से हल्की हल्की फुसफुसाहट आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अरुण ने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए। नहीं, मुझे कोई हरा पेड़ नहीं काटना चाहिए, उसने खुद से कहा और वापस सूखी लकड़ियों की तलाश में लग गया। जंगल शांत हो गया था, जैसे उसने अरुण के फैसले को स्वीकार कर लिया हो। कुछ देर बाद जब उसके पास पर्याप्त लकड़ियां हो गईं, तो वह वापस झोपड़ी की ओर लौट आया। बुजुर्ग ने उसे देखा और मुस्कुराया। तुमने जंगल का सम्मान किया, तुम परीक्षा में पास हुए। विक्रांत की परीक्षा। पहेली का रहस्य। विक्रांत झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था और पहेली की किताब को ध्यान से पढ़ रहा था। किताब में बहुत सी कठिन पहेलियां थीं, लेकिन उसे सबसे कठिन पहेली का उत्तर खोजना था। पन्नों को पलटते हुए उसे एक पहेली मिली। मैं हमेशा चलता हूँ, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ता। तुम्हारे साथ रहता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी पकड़ नहीं सकता। बताओ मैं कौन हूँ? विक्रांत ने गहरी सोच में डूब गया। कुछ जो चलता रहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। उसने आसमान की ओर देखा। बादल चल रहे थे, लेकिन वे आगे बढ़ भी रहे थे। फिर उसने अपने हाथ की छाया को देखा। छाया भी चलती थी, लेकिन जैसे ही वह हिलता, छाया भी बदल जाती थी। समय, उसने अचानक कहा। उत्तर समय है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुमने बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया, तुम परीक्षा में पास हुए। रुद्र की परीक्षा। विश्वास का खेल। रुद्र जंगल में चला गया और इधर उधर देखने लगा। उसे दूर एक आदमी दिखा, जो अपने घोड़े के पास बैठा था। रुद्र ने दर्पण देखा और अपने चेहरे को संवारा। फिर वह आदमी के पास गया और शाही अंदाज में बोला, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? आदमी चौंका और बोला, कौन हो तुम? मैं इस जंगल का राजा हूं, रुद्र ने आत्मविश्वास से कहा। आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर सिर झुका दिया। मुझे माफ करें महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाया। रुद्र मुस्कुराया। कोई बात नहीं, तुमने मुझे पहचान लिया, यही काफी है। रुद्र वापस झोपड़ी पर पहुंचा तो बुजुर्ग ने सिर हिलाया। तुमने आत्मविश्वास से अपनी परीक्षा पास की। सिद्धार्थ की परीक्षा। धैर्य की परीक्षा। सिद्धार्थ पूरे समय बस चुपचाप बैठा रहा।
घंटों बीत गए लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। रात होने लगी लेकिन वह हिला नहीं। अचानक झोपड़ी के अंदर से एक आवाज आई, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई। सिद्धार्थ ने आंखें खोली और देखा कि बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। तुमने धैर्य रखा, तुम सबसे कठिन परीक्षा में पास हुए। चारों मित्र एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब तुम इस जंगल से बाहर जाने के योग्य हो, बुजुर्ग ने कहा और झोपड़ी के पीछे एक रहस्यमयी रास्ता दिखाया। रात घनी हो चुकी थी लेकिन आसमान में चांद पूरी तरह अपनी रोशनी बिखेर रहा था। जंगल के विशाल वृक्षों की छाया चांदनी में डरावनी और रहस्यमयी लग रही थी। झोपड़ी के पीछे खुलने वाला रहस्यमयी रास्ता चारों यात्रियों को अपनी ओर बुला रहा था। बुजुर्ग की बातों के अनुसार यह वही मार्ग था जिससे वे जंगल से बाहर निकल सकते थे, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होने वाला था। अरुण, विक्रांत, रुद्र और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में कई सवाल थे, लेकिन अब वे यह तय कर चुके थे कि आगे बढ़ना ही उनकी नियति है। हम तैयार हैं, सिद्धार्थ ने दृढ़ स्वर में कहा। बुजुर्ग ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, तो जाओ, लेकिन ध्यान रहे यह रास्ता केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं। अगर तुमने रास्ते पर चलते हुए खुद पर संदेह किया तो यह मार्ग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। चारों ने एक साथ सिर हिलाया और धीरे धीरे उस संकरी पगडंडी पर चलने लगे। रहस्यमयी रास्ता जंगल का यह भाग पहले से भी अधिक घना था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं आपस में इतनी उलझी हुई थीं कि कहीं से भी चांद की रोशनी भीतर नहीं आ रही थी। रात के अंधेरे में यह रास्ता और भी डरावना लग रहा था। यह रास्ता अजीब सा क्यों लग रहा है? रुद्र ने धीरे से पूछा। क्योंकि यह जंगल का सबसे रहस्यमयी भाग है, विक्रांत ने जवाब दिया। अरुण सबसे आगे चल रहा था। उसके हाथ में एक लकड़ी थी जिससे वह रास्ते के सामने आने वाली बेलों को हटा रहा था। कुछ दूर चलते ही चारों को महसूस हुआ कि रास्ता एकदम से संकरा होता जा रहा है। दोनों ओर की झाड़ियां सिमटकर रास्ते के एकदम करीब आ गई थीं, मानो वे उन्हें रोकना चाहती हों। हमें सावधानी से चलना होगा, सिद्धार्थ ने धीरे से कहा। थोड़ी दूर और चलते ही चारों ने देखा कि रास्ता अचानक दो भागों में बंट गया था। अब कौन सा रास्ता लें? विक्रांत ने पूछा। अरुण ने ध्यान से दोनों रास्तों को देखा। बुजुर्ग ने कहा था कि यह रास्ता केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। अरुण ने कहा, हम जिस रास्ते पर चलेंगे वही सही रास्ता होगा। हमें बस अपने अंदर की आवाज सुननी होगी। सभी ने आंखें बंद की और कुछ क्षण सोचने लगे। फिर सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, बाईं ओर वाला रास्ता सही लग रहा है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? रुद्र ने पूछा। मुझे नहीं पता, सिद्धार्थ ने ईमानदारी से कहा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि यही सही रास्ता है। तो फिर चलो, अरुण ने कहा और बाईं ओर चलने लगे। रास्ते के खतरनाक रहस्य जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। क्या तुम लोगों ने सुना? विक्रांत ने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, मैंने भी सुना, रुद्र ने कहा। चारों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद यह हमारा भ्रम हो, अरुण ने कहा और आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वे कुछ और कदम आगे बढ़े, अचानक जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई और चारों नीचे गिरते चले गए। रहस्यमयी गुफा। चारों जब होश में आए तो उन्होंने खुद को एक अंधेरी गुफा के अंदर पाया। यह गुफा ठंडी और रहस्यमयी थी। चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानें थीं और छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं। हम कहाँ आ गए? रुद्र ने घबराकर कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन यह जगह सुरक्षित नहीं लग रही, विक्रांत ने जवाब दिया। अरुण ने चारों ओर देखा और कहा, हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। चारों गुफा के अंदर आगे बढ़ने लगे। अंधेरे में देखने के लिए उन्होंने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और विक्रांत ने अपनी जेब में रखे चकमक पत्थर से आग जलाई। हल्की रोशनी में गुफा के अंदर का दृश्य अब साफ दिखने लगा। गुफा के अंदर कई रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं, जिनमें इंसानों और जानवरों के चित्र थे। ये चित्र क्या बताते हैं? सिद्धार्थ ने दीवार पर हाथ फेरते हुए पूछा।
शायद ये किसी पुरानी सभ्यता के निशान हैं, विक्रांत ने अनुमान लगाया। लेकिन तभी अचानक गुफा के अंदर से एक अजीब सी गुर्राने की आवाज आई। चारों एकदम से सतर्क हो गए। क्या वह भेड़िया फिर से आ गया? रुद्र ने डरते हुए पूछा। नहीं, यह आवाज किसी और चीज की है, अरुण ने धीमे से कहा। गुफा के अंदर अंधेरे में कुछ हलचल हुई। आग की हल्की रोशनी में चारों ने देखा कि गुफा के अंदर एक विशाल सांप लहरा रहा था। हमें यहां से निकलना होगा, विक्रांत ने घबराकर कहा। सांप धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी चमकती आंखें और फुफकारती जीभ देखकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अरुण ने तेजी से चारों ओर देखा और कहा, हम गुफा की दीवारों पर चढ़ सकते हैं, लेकिन हम इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचेंगे? रुद्र ने कहा। कोई और तरीका नहीं है, हमें कोशिश करनी होगी, सिद्धार्थ ने कहा। चारों जल्दी जल्दी चट्टानों पर चढ़ने लगे। सांप नीचे से उन्हें देख रहा था, लेकिन वह इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता था। थोड़ी देर की कोशिश के बाद वे गुफा की ऊंची चट्टानों पर पहुंच गए और वहां से एक संकरी दरार में घुस गए। देखो, यह एक सुरंग है, विक्रांत ने कहा। चारों तेजी से सुरंग में घुसे और आगे बढ़ने लगे। सुरंग बहुत संकरी थी और उसमें से गुजरना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वे किसी तरह आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि सुरंग का दूसरा छोर खुला था और वहां से ताजी हवा आ रही थी। हम बाहर निकल रहे हैं, अरुण ने खुशी से कहा। चारों तेजी से आगे बढ़े और कुछ ही देर में वे गुफा से बाहर निकल आए। एक नया संसार जंगल अब पीछे छूट चुका था। उनके सामने एक विशाल मैदान था, जिसके दूसरी ओर एक बड़ा शहर दिखाई दे रहा था। हम किसी शहर के पास पहुंच गए हैं, सिद्धार्थ ने राहत की सांस लेते हुए कहा। शायद यही वह जगह है जहां हमें अपनी किस्मत आजमानी होगी, विक्रांत ने कहा। लेकिन क्या यह शहर हमें अपनाएगा? क्या यहाँ हमें सुरक्षित ठिकाना मिलेगा? रुद्र ने संदेह व्यक्त किया। यह हमें खुद ही पता लगाना होगा, अरुण ने दृढ़ता से कहा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर शहर की ओर बढ़ने लगे। सुबह की पहली किरण जैसे ही आकाश पर फैली, चारों यात्रियों ने राहत की सांस ली। वे अब एक नए पड़ाव पर आ चुके थे। जंगल की रहस्यमयी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए वे अब एक अनजान शहर की ओर बढ़ रहे थे, जो उनके सामने फैले विशाल मैदान के उस पार दिखाई दे रहा था। हवा में अब जंगल की घुटन भरी नमी के बजाय खुली जमीन की ताजगी थी। घास पर हल्की ओस जमी थी, जो सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही थी। पक्षियों की चहचहाहट माहौल को खुशनुमा बना रही थी, लेकिन चारों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हम अब तक रेगिस्तान और जंगल की कठिनाइयों को पार कर चुके हैं, अरुण ने दूर शहर की ओर देखते हुए कहा। लेकिन यह शहर हमारे लिए कैसा साबित होगा, यह हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए, विक्रांत ने गंभीर स्वर में कहा। हमें आगे बढ़ना होगा और यह पता लगाना होगा कि यह शहर हमें अपनाएगा या हमें यहाँ से भी भगा दिया जाएगा। रुद्र ने अपनी मिट्टी से सनी पोशाक को झाड़ते हुए कहा, मेरे ख्याल से हमें शहर में एक अच्छे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए, जो हमें यहाँ के बारे में बता सके। हमें यह भी समझना होगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं और किस तरह से जीवन यापन करते हैं। सिद्धार्थ, जो अब तक शांत था, धीरे से मुस्कुराया। यह हमारी सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है, लेकिन हमें इसे पार करना ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चारों ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगे। शहर के दरवाजे पर पहला सामना कुछ ही घंटों में वे शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गए। यह एक बड़ा और समृद्ध नगर था, जिसकी दीवारें ऊंची और मजबूत थीं। शहर के चारों ओर बड़े बड़े खेत फैले हुए थे, जहां किसान मेहनत से काम कर रहे थे। दूर दूर तक फैले हरियाली से भरे खेत देखकर अरुण के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यह जगह समृद्ध लगती है, उसने कहा। हाँ, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, विक्रांत ने धीरे से कहा। हर समृद्ध जगह सभी के लिए सुरक्षित नहीं होती। हमें यह समझना होगा कि यहाँ बाहरी लोगों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाता है। जब वे शहर के दरवाजे तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ सशस्त्र प्रहरी खड़े थे। उनके हाथों में लंबे भाले थे और उनके चेहरे कठोर थे, जैसे
वे किसी भी अजनबी को आसानी से अंदर नहीं जाने देंगे। चारों यात्री दरवाजे के पास पहुंचे तो उनमें से एक प्रहरी ने उन्हें रोक लिया। रुको, तुम कौन हो और इस शहर में क्या करने आए हो? प्रहरी ने कठोर स्वर में पूछा। अरुण ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, हम यात्री हैं। हम एक लंबी यात्रा के बाद यहाँ पहुंचे हैं और इस शहर में शरण लेना चाहते हैं। प्रहरी ने चारों को ऊपर से नीचे तक देखा। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर सफर की थकान झलक रही थी और वे किसी भी तरह से अमीर नहीं लग रहे थे। यहाँ कोई भी अजनबी आसानी से नहीं आ सकता, प्रहरी ने सख्त लहजे में कहा। अगर तुम्हें शहर में प्रवेश करना है तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इसके योग्य हो। और यह कैसे साबित किया जाएगा? विक्रांत ने गंभीर स्वर में पूछा। प्रहरी ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, शहर में प्रवेश करने के लिए 3 परीक्षाएं रखी गई हैं। हर अजनबी को इनमें से किसी एक परीक्षा को पास करना होता है। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें इस शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा और तुम्हें वापस लौटना होगा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। हम तैयार हैं, सिद्धार्थ ने आत्मविश्वास से कहा। प्रहरी ने सिर हिलाया और कहा, पहली परीक्षा मेहनत की होगी, दूसरी परीक्षा बुद्धिमत्ता की होगी और तीसरी परीक्षा समाज में अपना स्थान बनाने की होगी। तुम चारों को इनमें से किसी एक परीक्षा को चुनना होगा और साबित करना होगा कि तुम इस शहर में रहने के योग्य हो। अरुण ने बिना देर किए कहा, मैं मेहनत की परीक्षा दूंगा। विक्रांत ने मुस्कुराकर कहा, और मैं बुद्धिमत्ता की परीक्षा लूंगा। रुद्र ने आत्मविश्वास से कहा, तो फिर मैं समाज में स्थान बनाने की परीक्षा लूंगा। सिद्धार्थ कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा और सीखूंगा। प्रहरी ने उसे अजीब नजरों से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। ठीक है, परीक्षा शुरू होने वाली है, चलो हमारे साथ, प्रहरी ने आदेश दिया। पहली परीक्षा, मेहनत की परीक्षा। अरुण को शहर के बाहर खेतों की ओर ले जाया गया। वहां पहले से कई किसान काम कर रहे थे। एक वृद्ध किसान ने उसे देखा और कहा, अगर तुम इस शहर में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम असली मेहनतकश आदमी हो। यह खेत तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम्हें यहाँ फसल काटनी होगी और साबित करना होगा कि तुम योग्य हो। अरुण ने बिना कुछ कहे हाथ में दरांती उठाई और काम में जुट गया। उसकी हर एक हरकत में आत्मविश्वास झलक रहा था। वह खेतों में उग रही फसल को सावधानी से काट रहा था, घास को समेट रहा था और इतनी तेजी से काम कर रहा था कि वहां के अन्य किसान भी चौंक गए। कुछ ही घंटों में उसने इतना काम कर लिया था जितना आमतौर पर 4 लोग मिलकर करते। वृद्ध किसान ने यह देखा और मुस्कुराया। तुम्हें इस शहर में रहने की अनुमति है, उसने कहा। अरुण की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। दूसरी परीक्षा, बुद्धिमत्ता की परीक्षा। विक्रांत को शहर के पुस्तकालय में ले जाया गया, जहां उसे एक जटिल गणितीय पहेली दी गई। उसे इसे हल करना था और यह साबित करना था कि वह बुद्धिमान है। उसने ध्यान से पहेली को देखा और अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए कुछ ही मिनटों में हल कर लिया। शहर के विद्वानों ने जब उसका उत्तर देखा तो वे प्रभावित हुए और बोले, तुम्हें इस शहर में रहने की अनुमति है। तीसरी परीक्षा, समाज में स्थान बनाने की परीक्षा। रुद्र को शहर के बाजार में ले जाया गया। उसे एक खाली दुकान दी गई और कहा गया कि उसे यह साबित करना होगा कि वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और एक सफल व्यापारी बन सकता है। रुद्र ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने अपनी बातों से लोगों को आकर्षित करना शुरू किया, उनकी समस्याओं को सुना और हल ढूंढने की कोशिश की। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान की ओर आकर्षित होने लगे। कुछ ही घंटों में वह बाजार में सबसे चर्चित व्यक्ति बन गया। शहर के व्यापारी यह देखकर प्रभावित हुए और बोले, तुम्हें इस शहर में रहने की अनुमति है। सिद्धार्थ का रहस्य, अब तक तीनों ने परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन सिद्धार्थ ने कोई परीक्षा नहीं दी थी। प्रहरी ने उससे पूछा, तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी यहाँ खड़े हो, तुम्हें हम क्यों प्रवेश दें? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे सभी नियमों को ध्यान से देखा, परखा और यह निष्कर्ष निकाला कि जो व्यक्ति सही जगह पर सही निर्णय ले सकता है
वही सबसे योग्य होता है। शहर के प्रमुख ने यह सुना और प्रभावित होकर कहा, तुम इस शहर में सबसे ऊंचे पद के लिए योग्य हो। सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर ढलने लगा था। आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगा हुआ था और हल्की ठंडी हवा बहने लगी थी। शहर में प्रवेश करने के बाद चारों मित्र अलग अलग दिशाओं में चले गए थे, लेकिन अब वे नगर के बीचों बीच एक चौक पर फिर से मिले। चारों की आंखों में अलग अलग भाव थे। अरुण मेहनत की परीक्षा पास करने के बाद संतुष्ट लग रहा था। विक्रांत की आंखों में उत्सुकता थी, क्योंकि उसने बुद्धिमत्ता की परीक्षा पास की थी और अब इस शहर के विद्वानों से मिलने के लिए उत्सुक था। रुद्र आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि वह शहर के बाजार में अपनी पहचान बना चुका था, और सिद्धार्थ के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, क्योंकि उसने बिना कोई परीक्षा दिए ही सबसे ऊंचा स्थान हासिल कर लिया था। शहर का चौक लोगों से भरा हुआ था। चारों ओर दुकानों की कतारें थीं, जहां व्यापारी ऊंची आवाज में ग्राहकों को बुला रहे थे। मिठाइयों की दुकानों से आती खुशबू और गर्म पकवानों की महक ने उनके भूख से बिल्कुल खाली पेटों को और भी बेचैन कर दिया। सबसे पहले हमें खाना खाना चाहिए, अरुण ने कहा, अपनी भूख को और अधिक न दबा सकने की स्थिति में। हाँ, और हमें यह भी सोचना होगा कि आगे क्या करना है, विक्रांत ने सहमति जताई। रुद्र, जो लोगों की नब्ज पहचानने में माहिर था, उसने बाजार में घूमते हुए एक अच्छी सी भोजनशाला ढूंढ ली। यह एक खुला भोजनालय था, जहां लकड़ी की लंबी चौकियां और बेंचें लगी थीं और चारों ओर रोशनी के लिए दियों को जलाया गया था। चारों ने एक कोने की बेंच पर जगह ली और जैसे ही खाना आया, वे बिना कोई समय गंवाए खाने पर टूट पड़े। गर्म रोटियां, सुगंधित दाल, मसालेदार सब्जी और ताजे फलों का रस, यह सब देखकर उन्हें अपने लंबे सफर की तकलीफें कुछ देर के लिए भूल गईं। इतने दिनों बाद हमें भरपेट खाना मिला, अरुण ने तृप्ति से कहा। लेकिन यह मत भूलो कि यह आराम केवल कुछ देर का ही है, सिद्धार्थ ने गंभीर स्वर में कहा। हम अब भी अजनबियों की तरह हैं। हमें यह देखना होगा कि यह शहर हमें कितने दिन तक स्वीकार करता है। शहर की संरचना और समाज की जटिलताएं खाने के बाद चारों मित्र बाजार में घूमने लगे। शहर बहुत बड़ा था। ऊंची ऊंची पत्थर की इमारतें, सुंदर नक्काशीदार दरवाजे, गलियों में लालटेन की रोशनी और हर तरफ हलचल थी। यहाँ के लोग अलग अलग वर्गों में बंटे हुए थे। व्यापारी अपनी संपत्ति की नुमाइश कर रहे थे, श्रमिक अपनी मजदूरी के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, सैनिक अपनी तलवारों को चमका रहे थे और नगर के विद्वान बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर चर्चा में व्यस्त थे। यह शहर जितना सुंदर है उतना ही जटिल भी, विक्रांत ने कहा। यहाँ हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है। हाँ, और हमें यह भी समझना होगा कि हमें इस समाज में कहाँ खड़ा होना है, सिद्धार्थ ने कहा। रुद्र, जिसे लोगों के बीच घुलने मिलने की कला आती थी, उसने तुरंत ही कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत शुरू कर दी। उसने धीरे धीरे यह जान लिया कि इस शहर में 3 मुख्य शक्तियां थीं। पहली शक्ति व्यापारी वर्ग था, जो शहर की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता था। दूसरी शक्ति सैनिक और शासक थे, जो नगर की रक्षा और प्रशासन का कार्य संभालते थे। तीसरी शक्ति विद्वानों की थी, जो नगर के सभी निर्णयों को सही ठहराने के लिए अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते थे। हमें इन तीनों शक्तियों में से किसी एक का समर्थन प्राप्त करना होगा, रुद्र ने कहा। अगर हम अपने लिए एक सुरक्षित स्थान बनाना चाहते हैं, तो हमें इनमें से किसी एक वर्ग का भरोसा जीतना होगा। व्यापारी वर्ग का समर्थन हमें धन दिला सकता है, सैनिकों का समर्थन हमें सुरक्षा दिला सकता है और विद्वानों का समर्थन हमें अधिकार दिला सकता है, विक्रांत ने गंभीरता से कहा। तो हमें क्या करना चाहिए, अरुण ने पूछा। सिद्धार्थ ने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, हम 4 हैं और हमारे पास 4 अलग अलग योग्यताएं हैं। हमें एक दूसरे को अलग अलग जिम्मेदारियां देनी होंगी। चारों का बंटवारा सिद्धार्थ ने तय किया कि अरुण श्रमिक वर्ग के लोगों के साथ घुलेगा मिलेगा और यह जानेगा कि शहर में आम लोगों की क्या स्थिति है। विक्रांत विद्वानों के समूह में जाएगा और यह पता लगाएगा कि नगर के सबसे बड़े विद्वान कौन हैं और वे किन विचारधाराओं का अनुसरण करते हैं।
रुद्र व्यापारी वर्ग में जाएगा और यह पता लगाएगा कि कौन कौन से लोग इस शहर के सबसे शक्तिशाली व्यापारी हैं, और स्वयं सिद्धार्थ सैनिकों और शासकों से मिलने की कोशिश करेगा ताकि यह समझ सके कि इस नगर के प्रशासन में क्या चल रहा है। अरुण का अनुभव, आम लोगों की सच्चाई अगली सुबह अरुण श्रमिकों के इलाके में चला गया। यह शहर का सबसे गरीब और संघर्षशील इलाका था। यहाँ लोग दिन भर खड़ी मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनके पास पर्याप्त भोजन और धन नहीं था। क्या तुम नए आए हो? एक बुजुर्ग मजदूर ने पूछा। हाँ, अरुण ने जवाब दिया, मैं काम की तलाश में हूं। बुजुर्ग ने उसे एक निर्माण स्थल पर ले जाकर कहा, अगर तुम में ताकत है तो यहाँ काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ मेहनत बहुत करनी पड़ती है और मजदूरी बहुत कम मिलती है। अरुण ने बिना किसी हिचकिचाहट के काम शुरू कर दिया। उसने पूरे दिन पत्थर तोड़े, मिट्टी उठाई और इमारतों की दीवारें बनाने में मदद की। शाम को जब उसे मजदूरी मिली तो वह चौंक गया। इतनी कम मजदूरी? उसने हैरान होकर पूछा। यही हमारे जीवन की सच्चाई है, बुजुर्ग ने कहा। अरुण को पहली बार एहसास हुआ कि यह नगर जितना शानदार दिखता था, उतना ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। विक्रांत का अनुभव। विद्वानों के खेल विक्रांत नगर के पुस्तकालय में गया, जहां नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति एकत्र होते थे। अगर तुम विद्वानों के साथ रहना चाहते हो तो पहले हमें यह बताओ कि तुम क्या जानते हो, एक वृद्ध विद्वान ने पूछा। विक्रांत ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कई कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए। विद्वानों ने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने जल्द ही महसूस किया कि यहाँ भी राजनीति थी। नगर के विद्वान दो गुटों में बंटे हुए थे। एक गुट नगर के शासकों का समर्थन करता था और दूसरा गुट नगर के व्यापारियों के साथ था। विक्रांत समझ गया कि इस नगर में ज्ञान भी शक्ति का खेल था। रुद्र का अनुभव। व्यापारियों की दुनिया। रुद्र ने बाजार में अपने आकर्षण और चतुराई से जल्दी ही व्यापारियों का ध्यान खींच लिया। उसने उनकी बातों को सुना और समझा कि यह नगर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ था। कुछ व्यापारी एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे और वे किसी भी कीमत पर अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराना चाहते थे। रुद्र समझ गया कि व्यापार केवल लेन देन का खेल नहीं था, बल्कि यह शक्ति और प्रभाव का भी खेल था। सिद्धार्थ का अनुभव। शासकों की दुनिया। सिद्धार्थ नगर के सैनिकों से मिला और धीरे धीरे उसने यह जान लिया कि नगर का प्रशासन कई समस्याओं से जूझ रहा था। नगर के राजा की मृत्यु हो चुकी थी और अब एक नया शासक चुना जाना था। शहर में बिताया गया हर दिन एक नए रहस्य से पर्दा उठा रहा था। चारों मित्र अरुण, विक्रांत, रुद्र और सिद्धार्थ अब इस नगर की जटिल राजनीति और सामाजिक व्यवस्था के अंदर घुस चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि यह नगर केवल ऊंची दीवारों और भव्य इमारतों से ही नहीं बना था, बल्कि इसके अंदर कई गहरे और छुपे हुए राज्य थे। सूरज धीरे धीरे क्षितिज की ओर झुक रहा था। दिन भर की भागदौड़ के बाद चारों मित्र शहर के एक पुराने जलाशय के किनारे बैठे हुए थे। आसपास की हलचल धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन उनके दिमागों में सवालों का तूफान मचा हुआ था। हम यहाँ आए थे सिर्फ शरण लेने के लिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम किसी बड़ी साजिश के बीच में आ गए हैं, विक्रांत ने धीरे से कहा। तुम ठीक कह रहे हो, सिद्धार्थ ने गंभीर स्वर में कहा। यह शहर बाहर से जितना शांत और व्यवस्थित दिखता है, अंदर से उतना ही अस्थिर है। राजा की मृत्यु के बाद यहाँ पर असली सत्ता की जंग शुरू हो चुकी है। रुद्र, जो हमेशा मजाकिया अंदाज में बात करता था, आज गंभीर दिख रहा था। मुझे लगता था कि व्यापार केवल सौदों और पैसे का खेल है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। यह हर व्यापारी किसी न किसी तरह से इस शक्ति संघर्ष का हिस्सा है। कुछ सैनिकों को पैसे देकर खरीदा जा रहा है, कुछ विद्वानों को राजाओं के समर्थन में अपनी राय बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सब कुछ बहुत गड़बड़ है। अरुण, जो अब तक मजदूरों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझ चुका था, गहरी सांस लेते हुए बोला, सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ के आम लोगों को हो रही है। राजा के बिना कोई यह नहीं देख रहा कि उनके लिए क्या अच्छा है। व्यापारी अपने फायदे के लिए चीजों के दाम बढ़ा रहे हैं, सैनिक गरीबों से कर वसूल रहे हैं और विद्वान केवल बहस कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाल रहा।
तो अब सवाल यह है कि हम क्या करें? विक्रांत ने पूछा। सिद्धार्थ ने कुछ क्षण सोचा और फिर दृढ़ स्वर में कहा, हमें यह तय करना होगा कि हम केवल दर्शक बनकर देखेंगे या इस खेल का हिस्सा बनकर कुछ बदलने की कोशिश करेंगे। और अगर हम इसमें शामिल हुए तो क्या हम खुद इस साजिश का शिकार नहीं बन जाएंगे? रुद्र ने चिंतित स्वर में पूछा। संभव है, सिद्धार्थ ने स्वीकार किया, लेकिन अगर हम इस समय चुप रहे तो यह शहर जल्दी ही अराजकता में डूब जाएगा। हमें यह तय करना होगा कि किसका समर्थन किया जाए और किसके खिलाफ खड़ा हुआ जाए। शहर के विभिन्न शक्ति स्रोतों की पहचान अब तक चारों मित्रों ने यह समझ लिया था कि इस शहर में प्रमुख रूप से 3 शक्तियां थीं। पहली शक्ति सैन्य और प्रशासनिक गुट। यह गुट राजा की अनुपस्थिति में नगर को नियंत्रित कर रहा था। इनमें कई छोटे छोटे सेनापति थे जो अलग अलग इलाकों पर शासन कर रहे थे। कुछ सैनिक राजा के प्रति वफादार थे, लेकिन कुछ ने खुद को नए प्रभावशाली लोगों के अधीन कर लिया था। दूसरी शक्ति व्यापारी वर्ग। नगर के सबसे अमीर व्यापारी धीरे धीरे प्रशासन को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे थे। वे सैनिकों को पैसे देकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे और जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ाकर अपनी संपत्ति बढ़ा रहे थे। तीसरी शक्ति विद्वानों और पुरोहितों का गुट। यह वर्ग नगर के नीति निर्धारण में मुख्य भूमिका निभा रहा था। वे यह तय कर रहे थे कि नया राजा कौन होगा और प्रशासन कैसा चलेगा। हालांकि यह वर्ग खुद 2 भागों में बटा हुआ था। कुछ विद्वान चाहते थे कि नगर में पुरानी परंपराएं बनी रहें, जबकि कुछ बदलाव के पक्षधर थे। सिद्धार्थ की योजना, हमें यह तय करना होगा कि इन 3 शक्तियों में से किसके साथ जाना है। सिद्धार्थ ने गंभीर स्वर में कहा। मैं आम लोगों के साथ रहूंगा। अरुण ने तुरंत कहा। अगर कोई बदलाव लाना है तो सबसे पहले इन्हें मजबूत करना होगा। जब तक मजदूर और किसान मजबूत नहीं होंगे, तब तक यह शहर व्यापारियों और सैनिकों के हाथों की कठपुतली बना रहेगा। मैं व्यापारियों के बीच रहूंगा, रुद्र ने कहा। यह वर्ग केवल पैसे की भाषा समझता है, लेकिन अगर हम इसमें सही तरीके से घुस गए तो हम यह तय कर सकते हैं कि पैसे का इस्तेमाल किस दिशा में होगा। मैं विद्वानों के बीच रहूंगा, विक्रांत ने कहा। अगर हमें बदलाव लाना है तो हमें नीति निर्धारकों पर प्रभाव डालना होगा। अगर मैंने सही तरीके से काम किया तो हम इस शहर के भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं। सिद्धार्थ मुस्कुराया। और मैं सैनिकों और प्रशासन के बीच रहूंगा। अगर हमें इस शहर में कोई बदलाव लाना है तो हमें शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि नगर की रक्षा में लगे सच्चे सैनिक सही दिशा में काम करें। हर कोई अपने रास्ते पर निकला। अब चारों मित्रों ने अपने अपने मार्ग तय कर लिए थे। अगले कुछ दिनों तक वे अपने अपने क्षेत्रों में गहराई से काम करने लगे। अरुण, उसने मजदूरों के बीच रहकर उनकी परेशानियों को समझा और उन्हें संगठित करने की कोशिश की। उसने यह सुनिश्चित किया कि गरीब लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए और अपना अधिकार मांगे। रुद्र, उसने धीरे धीरे बड़े व्यापारियों के साथ मेलजोल बढ़ाना शुरू किया। वह उनकी बैठकों में जाता, उनकी योजनाएं सुनता और धीरे धीरे उनमें अपनी जगह बनाता गया। विक्रांत, उसने नगर के विद्वानों के साथ बैठकर चर्चाएं की और धीरे धीरे उनकी राय पर प्रभाव डालना शुरू किया। उसने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि नगर को केवल पुराने रीति रिवाजों से नहीं चलाया जा सकता, बल्कि इसमें बदलाव जरूरी है। सिद्धार्थ, उसने नगर के सैनिकों के बीच अपनी जगह बनानी शुरू की। वह यह जानने की कोशिश कर रहा था कि कौन कौन से सैनिक ईमानदार थे और कौन सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे थे। नगर के भीतर नई हलचल कुछ ही दिनों में इन चारों की कोशिशों से नगर में हलचल मच गई। मजदूर और किसान अब पहले से ज्यादा संगठित होने लगे थे। व्यापारी अब यह सोचने लगे थे कि उन्हें अपनी ताकत किस दिशा में लगानी चाहिए। विद्वानों के बीच बहसें तेज हो गई थीं और सैनिकों के बीच भी असमंजस की स्थिति बनने लगी थी। लेकिन यह सब देखकर नगर के ताकतवर लोग सतर्क हो गए थे। वे अब यह समझने लगे थे कि कोई 4 लोग हैं जो नगर के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक रात जब चारों मित्र जलाशय के पास मिले
तो सिद्धार्थ ने गंभीर स्वर में कहा, हम अब इस खेल में पूरी तरह फंस चुके हैं। अब कोई भी हमारी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं करेगा। विक्रांत ने सिर हिलाया। और इसका मतलब यह है कि अब हमें और भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि जल्द ही कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर हम तैयार रहें, खेल अभी शुरू ही हुआ है। रात का अंधेरा पूरे नगर पर छा चुका था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन यह ठंडक केवल मौसम की थी। नगर का माहौल अब गर्माने लगा था। सड़कों पर लोग दिन भर की थकान मिटाने के लिए इधर उधर बैठे गपशप कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दूर एक बड़े महल के भीतर नगर के सबसे ताकतवर लोग एक गुप्त सभा कर रहे थे। नगर के प्रभावशाली लोग अब चिंतित थे। सभी को एहसास हो चुका था कि शहर में बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है। मजदूर अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। व्यापारी अब अपनी संपत्ति को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए थे। विद्वानों के बीच विचारधाराओं का टकराव शुरू हो चुका था और सैनिकों के बीच भी अब वफादारी पर सवाल उठने लगे थे। इस सब के पीछे कौन था? 4 अजनबी। अरुण, जो मजदूरों को एकजुट कर रहा था। विक्रांत, जो विद्वानों को सोचने पर मजबूर कर रहा था। रुद्र, जो व्यापारियों के खेल को समझने लगा था। और सिद्धार्थ, जो सैनिकों के बीच अपनी जगह बना रहा था। नगर के शासकों और धनवान व्यापारियों को यह बर्दाश्त नहीं था कि कुछ अजनबी आकर उनके बनाए हुए संतुलन को बिगाड़ दें। हमें इन चारों से जल्दी छुटकारा पाना होगा, एक धनी व्यापारी ने कहा, जिसकी दुकानें पूरे नगर में फैली हुई थीं। लेकिन हम इन्हें सीधे तौर पर नहीं मार सकते, एक सेनापति ने गंभीर स्वर में कहा। अगर हमने कुछ भी गलत किया तो नगर के लोग हमारे खिलाफ हो सकते हैं। तो फिर हमें यह खेल चालाकी से खेलना होगा, एक बूढ़े विद्वान ने धीरे से कहा। कैसे? हम इन्हें आमने सामने से नहीं हरा सकते, बूढ़े विद्वान ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। लेकिन हम इन्हें एक दूसरे के खिलाफ जरूर कर सकते हैं। सभी लोग कुछ क्षण के लिए चुप हो गए, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान फैलने लगी। अब एक नई साजिश की योजना बन चुकी थी। नगर में चारों मित्रों की स्थिति इधर अरुण, विक्रांत, रुद्र और सिद्धार्थ अब तक यह समझ चुके थे कि वे किसी आसान रास्ते पर नहीं थे। अरुण ने देखा कि मजदूरों का उत्साह तो बढ़ रहा था, लेकिन कुछ लोगों में डर भी था। उन्हें लगने लगा था कि अगर उन्होंने अधिक विरोध किया तो नगर के सशक्त लोग उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। विक्रांत ने महसूस किया कि विद्वानों में कुछ लोग अब उसके खिलाफ हो रहे थे। जहां पहले वे उसकी बातें ध्यान से सुनते थे, अब उनमें से कुछ जानबूझकर उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र को भी बाजार में अजीब सा तनाव महसूस होने लगा था। कुछ व्यापारी उससे कतराने लगे थे, जबकि कुछ उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धार्थ के लिए स्थिति सबसे अधिक उलझी हुई थी। वह सैनिकों के बीच अपनी जगह बना रहा था, लेकिन अचानक कुछ सैनिकों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। कुछ था जो गलत हो रहा था। पहला वार अरुण पर संकट। अगली सुबह जब अरुण मजदूरों के इलाके में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कुछ सैनिक पहले से ही खड़े थे। वे एक गरीब किसान को पीट रहे थे और लोग भयभीत होकर यह सब देख रहे थे। रुको, अरुण ने क्रोध में आकर कहा और सैनिकों के पास जा पहुंचा। सैनिकों ने उसकी ओर देखा और एक ने व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ कहा, तो तुम ही वह व्यक्ति हो जो मजदूरों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। मैं मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में बता रहा हूं, अरुण ने साहसपूर्वक कहा। सैनिक ने उसकी ओर कदम बढ़ाया और कहा, अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो इस किसान को बचाकर दिखाओ। अरुण जानता था कि अगर वह सैनिकों से भिड़ा तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अगर वह पीछे हटा तो मजदूरों का विश्वास टूट सकता था। कुछ क्षण के लिए उसने अपनी स्थिति को समझने की कोशिश की। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, अगर यह किसान दोषी है तो इसे नगर के न्यायालय में ले चलो। इसे इस तरह मारना गलत है, सैनिक ने हंसते हुए कहा। हम ही न्यायालय हैं, और किसान पर एक और लात मार दी। अब अरुण से सहन नहीं हुआ। उसने तेजी से सैनिक का हाथ पकड़ लिया और झटका देकर उसे पीछे कर दिया। सैनिक चौंक गया। यह देखकर बाकी मजदूरों में भी हिम्मत आ गई
और वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सैनिकों ने यह देखा और समझ गए कि अब उन्हें पीछे हटना होगा। वे जाते जाते बोले, अब तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। अरुण को एहसास हो गया था कि अब उसके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थीं। दूसरा वार विक्रांत को बदनाम करने की साजिश उसी दिन नगर के विद्वानों के बीच एक विशेष सभा बुलाई गई। इस सभा में नगर के सबसे प्रभावशाली विद्वान उपस्थित थे। विक्रांत जब वहां पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि माहौल पहले से अलग था। लोग उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। सभा शुरू हुई और अचानक एक विद्वान ने विक्रांत की ओर उंगली उठाकर कहा, हमारे बीच एक अजनबी आया है जो हमारी पुरानी परंपराओं को बदलने की कोशिश कर रहा है। क्या हम इसे सहन करेंगे? हॉल में हलचल मच गई। विक्रांत चौंक गया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने जवाब दिया। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि हमें नए विचारों के लिए खुला रहना चाहिए। नए विचार? दूसरे विद्वान ने तिरस्कार से कहा, या फिर यह नगर को भीतर से तोड़ने की साजिश? अब विक्रांत को समझ में आया कि यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। तीसरा वार रुद्र को फंसाने की चाल। बाजार में कुछ व्यापारी एकत्र हुए और उन्होंने मिलकर यह तय किया कि वे रुद्र को पूरी तरह से बेइज्जत करेंगे। दोपहर को जब रुद्र बाजार पहुंचा तो उसे एक व्यापारी ने बुलाया और कहा, तुम बड़े बुद्धिमान बनते हो ना? देखो, यह व्यापार के दस्तावेज हैं। अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो इनसे कोई गलती निकाल कर दिखाओ। रुद्र ने ध्यान से दस्तावेज देखे। जैसे ही उसने दस्तावेज पढ़ने शुरू किए, व्यापारी ने जोर से चिल्लाया, देखो, यह आदमी हमारे व्यापारिक रहस्यों को चुराने की कोशिश कर रहा है। चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए और रुद्र को घूरने लगे। रुद्र समझ गया कि उसे जाल में फंसाया गया है। चौथा वार सिद्धार्थ पर आरोप नगर के सैनिकों के बीच यह अफवाह फैला दी गई कि सिद्धार्थ वास्तव में नगर का नहीं बल्कि किसी बाहरी राज्य का जासूस है। जब सिद्धार्थ सैनिकों के शिविर में पहुंचा तो कई सैनिकों ने उससे दूरी बना ली। कुछ ही देर में एक सेनापति आया और बोला, हमें खबर मिली है कि तुम एक जासूस हो। अब सिद्धार्थ मुश्किल में था। नगर की गलियों में हलचल थी। आम लोग अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन सत्ता के गलियारों में कुछ और ही खेल खेला जा रहा था। चारों मित्रों को अलग अलग परिस्थितियों में फंसाया जा चुका था। अरुण मजदूरों के बीच संघर्ष कर रहा था। विक्रांत विद्वानों के बीच अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा था। रुद्र को व्यापारी वर्ग ने जाल में फंसा दिया था और सिद्धार्थ सैनिकों के बीच विश्वासघात का शिकार हो चुका था। अब इन चारों की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अरुण, मजदूरों का नेतृत्व या बगावत का आरोप। सैनिकों के जाने के बाद मजदूरों की भीड़ अरुण के चारों ओर जमा हो गई थी। कुछ की आंखों में डर था तो कुछ की आंखों में उम्मीद। अब क्या होगा अरुण? एक बुजुर्ग मजदूर ने चिंतित स्वर में पूछा। हमारे लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, अरुण ने गंभीरता से कहा। अब वे हमें दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें एक होकर खड़ा रहना होगा। लेकिन अगर हम विरोध करेंगे तो हमें मारा जा सकता है, एक युवा मजदूर बोला। अरुण ने चारों ओर देखा। वह समझ सकता था कि लोग डरे हुए थे। यह लड़ाई सिर्फ अधिकारों की नहीं थी, बल्कि अस्तित्व की भी थी। हमें युद्ध नहीं करना है, उसने शांत स्वर में कहा। हमें अपनी एकता दिखानी है। अगर हम सब मिलकर खड़े हो गए तो वे हमें कमजोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन समस्या यह थी कि नगर के प्रभावशाली लोग अब यह संदेश फैलाने लगे थे कि अरुण मजदूरों को विद्रोह के लिए उकसा रहा है। यह अफवाह सैनिकों तक पहुंचने में देर नहीं लगी। अरुण, हमें कुछ करना होगा, एक मजदूर ने कहा। हम करेंगे, अरुण ने जवाब दिया, लेकिन सही समय पर। विक्रांत, विद्वानों की अदालत में फंसा नगर की सबसे बड़ी सभा चल रही थी। विद्वानों का विशाल हाल लोगों से भरा हुआ था। नगर के सबसे प्रतिष्ठित विद्वान मंच पर बैठे थे और उनके सामने खड़ा था विक्रांत। विक्रांत, तुम पर आरोप है कि तुम इस नगर की पुरानी परंपराओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, एक विद्वान ने कहा। मैं परंपराएं तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, विक्रांत ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं केवल यह कह रहा हूं कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। तो तुम्हारा मतलब है कि हमारे पूर्वज गलत थे? नहीं,
विक्रांत ने तुरंत कहा। लेकिन हर समय की अपनी जरूरतें होती हैं। यदि हम हमेशा पुराने नियमों पर चलते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विद्वानों के बीच फुसफुसाहट होने लगी। कुछ लोग विक्रांत के पक्ष में थे, लेकिन कुछ उसे गलत साबित करने पर तुले हुए थे। अगर तुम सच में इस नगर की भलाई चाहते हो, एक विद्वान ने तीखी नजरों से देखते हुए कहा, तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारे विचार हमारे नगर के लिए लाभदायक हैं। कैसे? विक्रांत ने पूछा। हम तुम्हें 3 प्रश्न पूछेंगे। अगर तुमने सही उत्तर दिए तो हम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें नगर से बाहर निकाल दिया जाएगा। विक्रांत जानता था कि यह परीक्षा आसान नहीं होगी, लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। रुद्र। व्यापारी वर्ग की साजिश बाजार में लोग अब रुद्र को शक की नजरों से देख रहे थे। व्यापारी वर्ग ने यह अफवाह फैला दी थी कि रुद्र व्यापारिक गुप्त जानकारियां चुराने की कोशिश कर रहा था। तुमने हमारे दस्तावेज क्यों पढ़े? एक व्यापारी ने गुस्से में पूछा। मैंने किसी भी गुप्त दस्तावेज को नहीं पढ़ा, रुद्र ने संयमित स्वर में कहा। मुझे स्वयं नहीं पता कि मुझे क्यों फंसाया जा रहा है। झूठ! एक अन्य व्यापारी चिल्लाया। रुद्र ने गहरी सांस ली। वह समझ गया था कि यह एक साजिश थी, लेकिन उसे यह पता लगाना था कि इसके पीछे कौन था। अगर मैं अपराधी हूं तो मेरे खिलाफ सबूत दिखाओ, रुद्र ने कहा। हमारे पास सबूत हैं, एक व्यापारी ने कहा और कुछ दस्तावेज दिखाए। रुद्र ने उन दस्तावेजों को ध्यान से देखा। यह वही दस्तावेज थे जो उसने कुछ समय पहले पढ़े थे, लेकिन इनमें कुछ बदलाव किए गए थे। यह जाल बिछाया गया है, उसने सोचा। तुम्हें सजा दी जाएगी, एक व्यापारी ने क्रोध में कहा। ठीक है, रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन मुझे यह अधिकार है कि मैं अपने ऊपर लगे आरोपों के खिलाफ अपना पक्ष रखूं। मुझे बस 1 दिन चाहिए। व्यापारियों ने आपस में बातचीत की और अंततः सहमति दे दी। रुद्र के पास अब केवल 1 दिन था यह पता लगाने के लिए कि उसके खिलाफ यह षड्यंत्र किसने रचा था। सिद्धार्थ। विश्वासघात का शिकार नगर के सैनिकों ने सिद्धार्थ को चारों ओर से घेर रखा था। तुम एक जासूस हो, सेनापति ने सख्त स्वर में कहा। यह झूठ है, सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा। हमें तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले हैं, एक सैनिक ने कहा। कौन से सबूत? सिद्धार्थ ने पूछा। सैनिकों ने एक पत्र दिखाया जिसमें लिखा था कि सिद्धार्थ बाहरी राज्य से जुड़ा हुआ है और नगर की जासूसी कर रहा है। यह नकली है, सिद्धार्थ ने तुरंत कहा। यह पत्र मेरे हाथ से नहीं लिखा गया है, लेकिन यह तुम्हारे कमरे से मिला है। सिद्धार्थ समझ गया कि यह पूरी तरह से एक साजिश थी, लेकिन अब सवाल यह था कि इसे साबित कैसे किया जाए। अगर मैं दोषी हूं, सिद्धार्थ ने कहा, तो मुझे अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, सेनापति ने कहा। कल सुबह नगर के शासकों के सामने तुम्हारी सुनवाई होगी, लेकिन तब तक तुम हमारे पहरे में रहोगे। अब सिद्धार्थ को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए केवल 1 रात मिली थी। अगला कदम क्या होगा? अब चारों मित्र मुश्किल में थे। अरुण को मजदूरों का नेतृत्व संभालना था, लेकिन बिना विद्रोह किए। विक्रांत को अपनी बुद्धिमत्ता साबित करनी थी, नहीं तो उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। रुद्र को अपनी बेगुनाही का प्रमाण ढूंढना था, नहीं तो व्यापारियों के गुस्से का शिकार हो सकता था। और सिद्धार्थ को यह साबित करना था कि वह कोई जासूस नहीं है। नगर में साजिशों का जाल बिछाया जा चुका था। चारों मित्र अरुण, विक्रांत, रुद्र और सिद्धार्थ अलग अलग मुश्किलों में फंसे हुए थे। चारों को अपनी अपनी निर्दोषता साबित करनी थी, लेकिन समय बहुत कम था। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन नगर में चारों के भविष्य को लेकर हलचल मची हुई थी। अगले दिन सुबह अरुण को बगावत का दोषी ठहराया जा सकता था। विक्रांत को नगर से निकालने की सजा मिल सकती थी। रुद्र को व्यापारियों के विरुद्ध अपराधी घोषित किया जा सकता था और सिद्धार्थ को एक जासूस करार दिया जा सकता था। लेकिन यह रात उनके हार मानने की नहीं थी। इस रात चारों ने अपने दिमाग और हिम्मत का पूरा इस्तेमाल किया ताकि वे खुद को निर्दोष साबित कर सके। अरुण। मजदूरों की एकता का प्रमाण अरुण को पता था कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो उसे नगर का दुश्मन घोषित कर दिया जाएगा।
उसने सबसे पहले मजदूरों के बुजुर्ग नेताओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा, अगर हम इस अन्याय के खिलाफ एकजुट नहीं हुए तो हमें हमेशा के लिए गुलाम बना दिया जाएगा। लेकिन अगर हमने विरोध किया तो सैनिक हम पर हमला कर देंगे। एक मजदूर ने डरते हुए कहा। अरुण ने गहरी सांस ली और कहा, हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें अपने अधिकारों की मांग करनी है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। फिर उसने मजदूरों को एक योजना बताई। अगले दिन सुबह जब सैनिक मजदूरों को पकड़ने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों मजदूर नगर के मुख्य द्वार पर इकट्ठा हो चुके थे। वे सभी शांत खड़े थे, बिना कोई हथियार उठाए। नगर के प्रभावशाली लोग यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि मजदूर डर के कारण पीछे हट जाएंगे, लेकिन वे अपनी एकता के बल पर खड़े थे। नगर के शासकों को यह समझ में आ गया कि अगर उन्होंने मजदूरों पर बल प्रयोग किया तो नगर में और अशांति फैल सकती थी। हम किसी भी कीमत पर मजदूरों का शोषण नहीं होने देंगे, अरुण ने ऊंची आवाज में कहा। नगर के शासकों ने आखिरकार यह मान लिया कि मजदूरों को उचित अधिकार दिए जाने चाहिए। अरुण की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। विक्रांत, बुद्धिमत्ता का न्याय नगर की विद्वानों की सभा शुरू हो चुकी थी। विक्रांत के लिए 3 प्रश्न निर्धारित किए गए थे, जिनका उत्तर देना ही उसकी निर्दोषता साबित कर सकता था। पहला प्रश्न पूछा गया, जो चीज जितनी ज्यादा छिपाई जाती है वह उतनी ही ज्यादा उजागर होती है, वह क्या है? विक्रांत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सत्य। सभा में हलचल हुई। यह उत्तर सही था। दूसरा प्रश्न पूछा गया, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी जड़ें नहीं होती फिर भी वह फल देता है? विक्रांत ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, परंपरा। यह एक ऐसा वृक्ष है जो पुराने ज्ञान के बिना भी फल देता रहता है। विद्वानों ने सिर हिलाया। यह उत्तर भी सही था। अब तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न आया, सच्चा राजा कौन होता है? विक्रांत ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, जो अपने लोगों की सेवा करे, न कि केवल उन पर शासन करे। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। विद्वानों को यह स्वीकार करना पड़ा कि विक्रांत की बुद्धिमत्ता असंदिग्ध थी। तुमने खुद को साबित कर दिया है, सभा के सबसे वरिष्ठ विद्वान ने कहा। विक्रांत अब इस नगर का एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। रुद्र, व्यापारियों की चाल का पर्दाफाश। रुद्र के पास केवल एक दिन था यह पता लगाने के लिए कि उसके खिलाफ साजिश किसने रची थी। रात भर उसने नगर के विभिन्न व्यापारियों से गुप्त रूप से बात की और धीरे धीरे उसे एक अहम सुराग मिल गया। वह व्यापारी जिसने सबसे पहले उस पर आरोप लगाया था, वह खुद नगर के सबसे भ्रष्ट व्यापारियों में से एक था। अगले दिन जब उसे न्यायालय में पेश किया गया तो उसने सबके सामने कहा, अगर मैंने व्यापारिक रहस्यों की चोरी की है तो क्या यह व्यापारी इस बात की पुष्टि कर सकता है कि उसके दस्तावेज वास्तविक हैं? व्यापारी घबरा गया। रुद्र ने आगे कहा, अगर मुझे दोषी ठहराना है तो पहले इन दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए। नगर के शासकों ने दस्तावेजों की जांच करवाई और यह साबित हो गया कि ये जाली थे। रुद्र निर्दोष साबित हुआ और भ्रष्ट व्यापारी को दंडित किया गया। अब वह नगर के व्यापारियों में सबसे सम्मानित बन चुका था। सिद्धार्थ, सैनिकों के बीच न्याय की जीत। सिद्धार्थ पर जासूसी का आरोप था, लेकिन उसके पास खुद को निर्दोष साबित करने का एक ही तरीका था, उस असली जासूस को ढूंढना जिसने नगर में गड़बड़ी फैलाई थी। रात भर वह सैनिकों के बीच अपनी खोजबीन करता रहा और अंततः उसे एक गुप्त पत्र मिला जो किसी अज्ञात व्यक्ति को संबोधित था। अगले दिन जब न्यायालय में उसकी सुनवाई हुई तो उसने वह पत्र नगर के शासकों के सामने प्रस्तुत किया। अगर मैं जासूस होता तो क्या मैं यह पत्र यहाँ लाता? उसने पूछा। नगर के शासकों को एहसास हुआ कि वे एक बड़ी गलती करने जा रहे थे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि पत्र की लिखावट की जांच की जाए और जल्द ही यह पता चल गया कि असली जासूस नगर के ही एक सैनिक के रूप में छिपा हुआ था। सिद्धार्थ को निर्दोष घोषित कर दिया गया और उसे नगर के प्रशासन में एक सम्मानित स्थान दिया गया। चारों मित्रों की जीत नगर के प्रभावशाली लोगों की साजिशें नाकाम हो चुकी थीं। चारों मित्रों ने अपनी बुद्धिमत्ता, हिम्मत और संयम से खुद को निर्दोष साबित कर दिया था। अब नगर में एक नया युग शुरू हो रहा था।
अरुण को नगर के श्रमिक संघ का नेतृत्व दिया गया। विक्रांत को विद्वानों के मुख्य सभा में स्थान मिला। रुद्र को नगर के व्यापारिक संघ में उच्च पद दिया गया और सिद्धार्थ, जिसे कभी जासूस समझा गया था, अब नगर के प्रशासन में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। नगर में अब न्याय और समानता की स्थापना हो चुकी थी। चारों मित्रों ने यह साबित कर दिया था कि मेहनत, बुद्धिमत्ता, चातुर्य और धैर्य से हर बाधा को पार किया जा सकता है। नगर के लोगों ने अब उन्हें सम्मान से देखा और इस तरह उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत हुई।